हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा कश्यप आज 11th क्लास के 11वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए मैं कविता लेकर आई हूँ। गज़ल का नाम है साए में धूप, जिसके कवि हैं बच्चों दुष्यंत कुमार। तो बच्चों, जो गज़ल कविता है उसके कवि दुष्यंत कुमार जी हैं और इनके जीवन से थोड़ा परिचित हो जाते हैं कि श्री दुष्यंत कुमार जी का जन्म सन 1933 में हुआ था, राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का बसंत, ये इनके काव्य संग्रह हैं। एक कंठ विषपाई, ये गीति नाट्य है इनका। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये उपन्यास हैं बच्चों। और सन 1975 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। इनका जो जीवन था वो बहुत छोटा था, लेकिन छोटी आयु में ही इन्होंने अपने लेखन कार्य में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। और ये परिमल जो साहित्यिक संस्था है इसके सदस्य रहे हैं और सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया है बच्चों इसमें। आजीविका कमाने के लिए एक समय ये आकाशवाणी में काम करते थे और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में भी इन्होंने काम किया है। जो अब हम कविता करेंगे उसका नाम गजल साए में धूप है। और इस कविता के बारे में इन्होंने लिखा है बच्चों कि जो साए में धूप गजल है, इसमें वो हमारी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद हमारी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, अच्छी थी, बुरी थी, उसके बारे में ये बताएंगे कि किस प्रकार ढोल मोल नीति चलने लगी थी और कोई भी सुख सुविधाएं नहीं थी भारतीयों के लिए, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं मिलता था उन्हें, और राजनीतिक व्यवस्था डगमगाई सी थी, आधारभूत सुविधाएं कुछ भी नहीं थी। तो बच्चों, इसमें गजल कविता करने से पहले प्रसंग तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता गजल साए में धूप से लिया गया है पद्यांश। और इसके जो कवि हैं वो श्री दुष्यंत कुमार हैं, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की राजनीतिक व्यवस्था पर करारा व्यंग्य करते हैं, उसके बारे में हमें रूबरू करते हैं। जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी सच्चाई को उजागर करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं व्याख्या में कि कहाँ तो तय था चिरागा हरे घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। बच्चों, इन पंक्तियों में दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि जब स्वतंत्रता हमें प्राप्त नहीं हुई थी उस समय बड़े बड़े वादे किए गए थे, हर घर से बलिदान दिए जा रहे थे ताकि हमारी पराधीनता खत्म हो जाए और हमें स्वतंत्रता मिले। और स्वतंत्रता प्राप्ति भी हुई और उस समय बड़े बड़े वादे किए गए कि जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी तो हमारे देश में कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कि हमारे देश में हर प्रकार की सुख सुविधा होगी, हर घर के लिए बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं होंगी, रोशनी का प्रबंध होगा, प्रकाश का अच्छा प्रबंध होगा, अशिक्षा की समाप्ति होगी, अज्ञानता खत्म होगी, गरीबी को खत्म किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ, जो वादे थे वो झूठे निकले और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी कोई सुख सुविधा भारतवासियों के पास नहीं थी। कहाँ तो घर घर के लिए चिराग की बात हो रही थी, कहाँ पूरे शहर में अंधकार छाया हुआ था, अंधेरा छाया हुआ था, कोई चिराग की व्यवस्था नहीं थी। अर्थात ना अशिक्षा खत्म हुई थी, ना गरीबी समाप्त हुई थी। तो यहाँ पर जो राजनेता हैं उनके झूठे वायदों के बारे में भी हमारे जो दुष्यंत कुमार जी हैं वो बताते हैं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। और कवि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उससे परेशान हैं, दुखी हैं, और वो कहते हैं कि दरख्त के साए अर्थात स्वतंत्रता प्राप्त करने के जो प्रयास थे
तो स्वतंत्रता हमें प्राप्त तो हुई, लेकिन अब इन दरख्तों के साए में भी धूप लगती है। अर्थात हम स्वतंत्र हैं, देशवासी स्वतंत्र हैं भारत के, लेकिन फिर भी धूप लगती है। अर्थात कोई सुख सुविधाएं नहीं हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं। और अब इन दरख्तों के जो स्वतंत्रता रूपी जो दरख्त है, इनके साए में भी अब धूप लगती है, अर्थात पीड़ा होती है, परेशानी होती है। कोई सुख सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। और कभी कहते हैं अब तो ऐसा मन करता है कि इस देश को छोड़ दें, इस जगह को छोड़ दें और कहीं अन्यत्र जगह चले जाएं। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। और कवि जो हैं वो हमारे भारतवासी, जो हमारे देश की जनता के बारे में बताते हैं कि जो हमारे देश की जनता है वो गरीब है और उन्हें गरीबी में जीने की मुनासिब, अर्थात इतने वो आदी हो चुके हैं, उन्हें इतनी आदत हो चुकी है कि अगर उनके पास कोई सुविधाएं नहीं हैं तो वो बिना सुविधाओं के भी अपना जीवन बसर कर लेते हैं, अपना जीवन रूपी सफ़र तय कर लेते हैं। अगर उनके पास इतनी भी सुविधा नहीं है कि अपने तन को वस्त्रों से ढक सकें, तो वो पैरों से ही अपने शरीर को, अपने पेट को ढक सकते हैं। इतने वो मुनासिब हैं, इतने वो आदी हो चुके हैं गरीबी के। तो उन्हें अपनी सुख सुविधाओं के लिए लड़ना चाहिए, उन्हें कदम उठाना चाहिए, उन्हें जागरूक होना चाहिए। तो कभी यहाँ पर इन पंक्तियों में जो हमारी देश की आम जनता है उसको जागरूक करना चाहते हैं। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। और कभी कहते हैं कि अगर खुदा नहीं दिखता है तो ना सही, हम खुदा को, हम भगवान को मानते तो हैं, किसी न किसी रूप में मानते हैं और उसकी कल्पना करते हैं और तब उसे हम मानते हैं, उसके नज़ारे देखते हैं। तो वो आदमी से कहता है, हमारे देश की जनता से कहता है कि अगर सुख सुविधाएं नहीं हैं तो उनके लिए प्रयास तो करना चाहिए, उनके हसीन नज़ारे तो देखने चाहिए, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। ख्वाब तो देखो कम से कम, तो सुख सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। कम से कम कुछ हाथ पैर तो मारो, कुछ कोशिश तो करो। हसीन नज़ारे देखने के कोई पैसे नहीं लगते, तो हसीन नज़ारे तो देख सकते हो आप, सुख सुविधाओं के सपने तो देख सकते हो आप। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। और यहाँ दुष्यंत कुमार जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वे अपने राजनीति के ठेकेदारों के लिए कहते हैं कि वे मुतमईन हैं, कि वे तो बिल्कुल निश्चिंत हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कि जिस प्रकार पत्थर पिघल नहीं सकता उस प्रकार हमारा शासन भी डगमगा नहीं सकता। हमारी जो राजनीति चल रही है वो ख़त्म नहीं हो सकती, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। और कवि का काम तो लिखना होता है और वो लिख कर ही लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और कहते हैं कि लेकिन मैं बेकरार हो रहा हूँ लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों में चेतना जगाने के लिए। और वो निश्चिंत होकर बैठे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस प्रकार पत्थर पिघल नहीं सकता उसी प्रकार हमारे विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। और इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, कि राजनीति के ठेकेदारों से कहते हैं कि हे राजनीति के ठेकेदारों, तेरा शासन चल रहा है, मुझे पता है कि तेरा शासन चल रहा है, तेरी शासन व्यवस्था चल रही है, इसलिए तू मेरी अर्थात शायर की, जो मैं शायर हूँ, मैं कवि हूँ, उसकी जुबान को सील सकता है, मेरी जुबान को तो बंद कर सकता है। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, लेकिन तू भी सावधानी से काम लेना, क्योंकि मैं छंद लिखता हूँ। बहर अर्थात काव्य, कविताएं, छंद। मैं जो गज़ल लिखता हूँ, गज़ल में जो छंद लिखता हूँ, जो मैं पंक्तियाँ लिखता हूँ, उनके असर को तुम कैसे ख़त्म करोगे, इसलिए तुम भी सावधान रहना। तुम मेरी केवल जुबान को सील सकते हो, लेकिन जो मैं छंद लिखता हूँ कविता के माध्यम से, उनके असर को तुम ख़त्म नहीं कर सकते।
तो यहाँ इन पंक्तियों में दुष्यंत कुमार जी जो हैं वो हमारे राजनीति पर करारा व्यंग्य करते हैं और हमारे देश की जनता को जागरूक करने के लिए कहते हैं, जागरूक होने के लिए कहते हैं। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। और अंत में इन पंक्तियों में दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए। कवि कहते हैं कि दूसरी जगह तो जीने में क्या जीना हुआ, अगर जीना है जिंदगी को तो अपने गुलमोहर के तले, अर्थात जो हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो जो पेड़ रूपी बुजुर्ग हैं, उनके साए में, उनकी छाया में जीने में अच्छा है। उनके साए में अपने घर परिवार के साथ जीने में अच्छा है, तो उनके साथ जीना चाहिए। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। और कवि कहते हैं और अगर मरते हैं तो गैर की गलियों अर्थात दूसरों की भलाई के काम करते हुए भी हमें मरना चाहिए। तो ये आदमी के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि जिए तो केवल अपने परिवार के साथ, अपने बूढ़े जो बुजुर्ग हैं, पेड़ जो बड़े वृक्ष रूपी, उनकी छाया में ही हमें जीना चाहिए। और अगर मरे तो गैर की गलियों में अर्थात दूसरों का भी भला करते हुए हमें मरना चाहिए, मर जाना चाहिए। तो कवि यहाँ पर ये बच्चों व्याख्या करते हैं। और इसके काव्य सौंदर्य के रूप में आप कुछ पंक्तियां लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो कवि हैं वो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की राजनीतिक व्यवस्था को प्रकट करते हैं और भारत की गरीब जनता के जीवन का यथार्थ वर्णन करते हैं। उर्दू शब्दावली का प्रयोग है यहाँ बच्चों, और भाषा काफ़ी प्रभावशाली है, प्रवाहमयी भी है। गजल शैली का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, और शब्द योजना काफ़ी उपयुक्त है, काफ़ी सटीक है। तो बच्चों ये आपकी व्याख्या थी। आशा करती हूँ कि आपको इस कविता की व्याख्या, काव्य सौंदर्य आदि समझ में आया होगा। थैंक यू।